हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए सेट को पूरा लगाइएगा। 68वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह सेट इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न यानी कि सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। इसको भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चचनामा से याद रखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, चचनामा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो जो था भू राजस्व था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। ठीक है, यह उपज का 1/6 भाग जो है वसूल किया जाता था, 1/6 भाग। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जो था इसने राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाया था और लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर ने जो है, ध्यान रखेंगे, अकबर ने जो है कौन कौन से प्रमुख इमारत के निर्माण करवाए थे। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी में शीश महल का निर्माण करवाया था, पंच महल का निर्माण करवाया था, इलाहाबाद किला का निर्माण करवाया था। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बुलंद दरवाजा हो जाएगा। चलिए, ताजमहल और ये जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने इसको बनाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचमहल। ठीक है, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। इबादत खाना का निर्माण इसने कब करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया था। ठीक है, उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, मजहर की घोषणा 1579 में इसने किया था। और दीन इलाही की स्थापना जो है कब किया था? दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्रम से आप लोग इसको मिला लेंगे। आपका 1, उसके बाद 2, फिर 3 और यहाँ 3 बना लीजिए, फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मुनीब खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर के दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार से 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था।
तो 1576 हो जाएगा पूर्ण रूप से। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की है हुमायूंनामा, ठीक है। यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 1674 में, इसको भी ध्यान रखेंगे, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और उस युग के जो उस समय के महान जो विद्वान थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, उन्हीं से जो है अपना राज्याभिषेक करवाए थे शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान जो था ये आपका हो जाएगा मराठा प्रशासन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था ये अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और उसमें जो पेशवा का पद होता था सबसे महत्वपूर्ण होता था, सबसे शक्तिशाली पद होता था। अमात्य जो होता था ना, इसको ध्यान रखेंगे, अमात्य जो होता था ये राजस्व मंत्री का पद होता था और सुमंत जो होता था ये विदेश मंत्री का पद होता था, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चलिए कि किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पेशवा वास्तविक शासक बना था। तो देखिए पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय यह पद वंशानुगत हो गया, लेकिन वैधानिक रूप से समस्त राजकीय शक्ति संगोला के संधि के अनुसार पेशवा को हस्तांतरित किया गया था बाजीराव के पुत्र बालाजी के समय में। राइट आंसर इसका बालाजी बाजीराव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने यहाँ पर बना लीजिए, किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। यानी कि राइट आंसर इसका अफगान हो जाएगा, ठीक है। और उस समय अगर बात करें पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये कौन थे? तो ये वीडी सावरकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो था ये सुरेंद्र नाथ सेन थे, SN सेन थे, ठीक है। SN सेन, यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ सेन थे। उसके बाद देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उसी को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। राइट आंसर 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो देखिए यह जो संस्था थी ये कौन सी संस्था थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना 1828 में किया था। उसके बाद देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे? वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में। कब? तो 1894 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किया था। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी कि राज वामबद्ध आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं अगर उग्रवादियों की अगर प्रमुख बात करें तो अनुकूल प्रविघटन था, यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राशि दी गई है, उनका मात्रक दिया गया है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है मोल हो जाएगा।
त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग मिला लेंगे। देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, ठीक है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशीय यानी कि यूनिसेलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय हो गए यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में इनका विकास हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए घट परनी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घट में जो है रूपांतरित कौन सा होता है? देखिए घट परनी मांसाहारी कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है, और यह जो होता है अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक कीट को अपना आहार बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्ता, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक यानी कि लैमिना कलश या सुराही की भांति यह विकसित होते हैं जिससे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी क्या है? नील हरित सवाल हो जाएगा, ठीक है, इजोला एक तैरती हुई फॉर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है ये अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट में संपन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसका चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये WBC करता है, WBC, ठीक है, याद रखेंगे WBC करता है, क्लियर, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजन को फ्राइबिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? यहाँ देखिएगा एंजाइम पूछा गया है, तो यह जो एंजाइम है इसका नाम क्या है? इसका नाम थ्रोम्बिन है। क्या है इसका नाम? इसका नाम थ्रोम्बिन है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद देखिएगा एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो एंथोफोबिया जो है ना यह डर है किसका बताइए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे कि दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है इसमें, तो पुष्पों का हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है, यहाँ पर देखिए खैरा जो है, खैरा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, खैरा दस्ता की मलनता से। उसके बाद एनीमिया जो है यह लौह की कमी से, ग्वाइटर जो है या आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी जो है स्कर्वी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर एनीमिया लौह की कमी से हो जाएगा। फिर से मैं मिलान कर देता हूँ, खैरा हो जाएगा आपका जस्ते, यहाँ पर 4 बना लीजिए, एनीमिया, लोहा, ग्वाइटर, आयोडीन और स्कर्वी विटामिन सी। अब इसको मिला लेंगे आप लोग। देखिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके अनुकूल में सहायक है? तो यह जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुरुष दिन संगठन होता है, चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्त बॉल में कौन सी गैस भरी जाती है बताइए? तो देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है ना इसमें निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन, जेनॉन और नियोन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मरकरी और नियोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था? तो इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन है? देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है ये हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। इस प्रभाव की खोज जो है सर्वप्रथम 1887 में जो है हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी, सफल व्याख्या जो की थी इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर आविष्कार दिया गया, दूसरी तरफ आविष्कर्ता का नाम दिया गया। रिवॉल्वर जो है कोल्ट ने आविष्कार किया था, ठीक है, सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
शीलता का, अभी शीतलता का जो है ये न्यूटन का नियम है, शीतलता, यहाँ शीतलता बना लीजिएगा, ये आपका न्यूटन हो जाएगा, दाब का नियम पास्कल का हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक जो कौन सा है, ये आपका फास्फोरस 32 है, फास्फोरस 32 हो जाएगा राइट आंसर इसका। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा पानी, वाटर बनेगा। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ड्यूटेरियम ले लेता है। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखिए जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, बताइए राइट आंसर। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण जो है गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में जो है फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग करते हैं कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, बताइए। तो किसी देश के आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा। उसके बाद देखिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर जो है यह निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार, तरलता अधिमान द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है, ये था। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था, अवधि था इसका। उसके बाद देखिए कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, कोई पूर्ति फलन जो है यह किसके बीच के संबंध का जो है संबंध को व्यक्त करता है, तो ये करता है कीमत तथा उत्पादन के बीच का, ठीक है, कीमत तथा उत्पादन के बीच का। चलो उसके बाद देखिएगा कि जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर जो है वो पूछा जा रहा है, इसका आंतरिक दर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ह्रासमान सीमांत उत्पादित के कारण गिरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिएगा कि निजी आधारित संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्माण में रुचि न लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन जो है तैयार किए जाते हैं, तो यह किया जाता है CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं फाइनल गुड्स, क्या कहलाती हैं, अंत्य वस्तुएं, यानी कि फाइनल गुड्स कहा जाता है उनको। उसके बाद देखिए बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व तो व्यक्ति प्रति किलोमीटर कितना था, तो ये था 1106, ठीक है, कितना था 1106। उसके बाद देखिए बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार के सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान तो प्रथम था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1106 और प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो शीर्ष 5 जिले हैं वो कैमूर है, कैमूर में कितना है 488 है। उसके बाद जमुई है, बांका है, पश्चिम चंपारण है, रोहतास है, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन नहीं आता है, तो चूंकि ये सभी आते हैं शीर्ष 5 में, जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण और फिर रोहतास, तो ये टॉप 5 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछा गया है
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो शीर्ष 5 जिले हैं, ये तो मेरे हिसाब से इसका कोई नहीं आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे। सबसे ज़्यादा शिवहर का है 1880। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह समस्तीपुर में है। उसके बाद देखिए, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो ये 10% तक लगभग बिक्री कर लिया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो लोटा विद्रोह वहां पर हुआ था। दरअसल कैदियों के साथ क्या हुआ था कि पीतल के जगह पर पीतल के लोटा के जगह पर मिट्टी से बने लोटे दिया जाता था, जिसके कारण ये विरोध इन्होंने शुरू किया था। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। उसके बाद देखिए, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था सबाकामी ने। ठीक है, सबाकामी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सबाकामी बना लीजिएगा। ठीक है, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। तीसरा जो है मोगलीपुत्र तीस ने किया था, और चतुर्थ का वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना देखिए, बिहार फुटबॉल संघ और बिहार हॉकी संघ, इसका स्थापना जो है ये 1986 में हुई थी। ठीक है, 1986 में, दोनों को ध्यान रखेंगे, बिहार फुटबॉल संघ और बिहार हॉकी संघ की स्थापना। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, ये आपका कितना है बताइए? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 20 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 20 अगर हो जाएगा तब ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपसे देशांतरीय पूछेगा तो देशांतरीय कितना हो जाएगा? देशांतरीय हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को किस नाम से जो है संबोधित किया जाता है? तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, तो ये तक्षशिला था। चाणक्य यहीं के थे, तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। उसके बाद 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? राज्य में जो महाधिवक्ता होता है ना, सेम जो सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरह का होता है। ठीक है, यानी कि राज्य का ये जो होता है कानूनी सलाहकार होता है, और इसका जो किया जाता है 165 जो आर्टिकल है इसी के तहत। बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो भागलपुर में है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? अभी मैंने बताया 1986 में, हॉकी संघ और फुटबॉल संघ का। उसके बाद देखिएगा कि संघीय बजट, यहाँ संघीय बना लीजिएगा। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये सभी योजनाएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2021-22 में प्रोफेशनल रूप से प्रबंधित विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु निम्न में से किस धनराशि का आवंटन किया गया? तो ये जो धनराशि थी ये आपका 20,000 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंका गया था। ठीक है, किस पर फेंका गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग पर। देखिए, औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस पर चांदनी चौक पर जो है बम फेंका गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति जो है 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर, जनरल ओडायर को निम्न में से किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। आपने रिसेंटली जो मूवी आई थी आपने देखा भी होगा, उधम सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1919 में जगह ने जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। राइट आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1932 में किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था।
दलित वर्गों का संघ यानी कि द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है लुई फिशर है। ठीक है, लुई फिशर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जीवनकार लुई फिशर था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ के पत्रकार थे लुई फिशर, बताइए। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यह एक अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो यह एक अमेरिकी पत्रकार थे, तो अमेरिकी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ई हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो ये बिहार में रहे थे और उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत में रहे थे। तो 1 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से यानी कि सीमांत गांधी के नाम से तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यह जो अनाज था मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज, ये पूछा जा रहा है। तो यह अनाज कौन था बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौ। सर्वप्रथम निम्न धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। तो मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तांबा। उसके बाद देखिएगा कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया था? कल ये प्रश्न मैंने हुबहू आपको कराया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे, कल के सेट का पहला क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है, बताइए राइट आंसर। तो यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। उसके बाद देखिए सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो फ्रेंड्स ये विलियम जोन्स ने किया है, विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है, विलियम जोन्स राइट आंसर हो जाएगा। अब मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो यह समाहर्ता था। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता करता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यानी कि पोर्ट जो था, यह पतन जो था कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा इन सब देशों में व्यापार होता था ताम्रलिप्ति से। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है, यह प्रश्न धर्मपाल के द्वारा किया गया था, पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नटराज। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा जो है यह भारत से 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था, इसी के प्रावधान के अनुरूप 1937 में यह भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था? 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह जो कहा था यह वक्तव्य किसका है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन का था। तो यहाँ पर देखिए ऑस्टिन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में न्याय के पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यह आपका यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है?
तो संघात्मक जो है ये कनाडा से है। अगर संशोधनात्मक पूछेगा तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ये कनाडा होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में जो है किसका उल्लेख है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षा और विद्युत और वन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, जबकि यहाँ पर देखिएगा रेलवे पुलिस जो है यह आपका राज्य सूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी कि राइट आंसर यहाँ मिलान हो जाएगा आपका संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 जो है ये नागरिकता है, 5 से 11 तक में। भाग 2 में अनुच्छेद 352 जो है यह क्या हो जाएगा? तो यह आपातकाल हो जाएगा, यानी कि आकस्मिक प्रावधान। और 245 जो है यह आपका हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर से मिलान करना है। तो देखिए अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 170 जो है यह आपका हो जाएगा राज्य विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्रम से दिया गया। 1 2 3 4 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य में उदारवाद यानी कि स्वतंत्रता, समाजवाद यानी कि समानता को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि भारत क्या है? एक कल्याणकारी राज्य है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। उसके बाद देखिए भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है ये कैसा है बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। उसके बाद देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यह अजंता हो जाएगा। अजंता जो कि केवल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में ही यह सीमित है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो सरहुल त्यौहार जो है यह कौन सी निवासी मनाती है? तो यह मुंडा जनजाति मनाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है यह सरहुल त्यौहार मनाती है। और दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो यह जो झील है यह पुलिकट झील है। यह आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, दोनों की सीमा पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोनार झील कहाँ है? लोनार जो है यह महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है। कोलेरू कहाँ है? कोलेरू कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो यह लेह हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यह लेह हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी जो है यह तमिलनाडु के पहाड़ी भाग, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल के समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ी के बीच में और उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दिया गया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़े जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति संबंधित है। तो यह तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है वह हैदराबाद में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहा जाता है, इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यानी कि देशों का समूह में सम्मिलित है? तो इसमें कौन कौन सा देश आता है? नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा नहीं पूछा गया है, बताइए। नहीं पूछा गया है, तो इसमें नहीं में क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सही है। बोल्विया की राजधानी कहाँ पर है?
बिल्कुल सही है। इथोपिया की राजधानी जो है यह लुसाका नहीं है बल्कि इथोपिया का अदिस अबाबा है। यूक्रेन का क्यू है, ये सही दिया गया है, ये वाला गलत दिया गया है। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, यह नदी अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी है। चलिए, अमेजन हो जाएगा राइट आंसर। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि पूर्वी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्न में से किसे आप समान रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? बताइए, टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यूएसए, यूएसए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो यह देश ब्राजील हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? यहाँ ब्रुनेल बना लीजिएगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह मोगादेशु जल विद्युत परियोजना है, भूटान का, इसी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए खाली स्थान दिया गया में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लद्दाख सरकार ने। ठीक है, लद्दाख सरकार ने जो है हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा की है, और लद्दाख में पानी माह और जल माह शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या शीर्षक कुश्ती से संबंधित है? तो यह पुरस्कार जो है यह भारत केसरी है। ठीक है, भारत केसरी का खिताब सबसे पहले किसने जीता था? तो लाभांशु जो राज्य के लिए 20 साल के जो लाभांशु हैं उत्तराखंड राज्य के लिए, इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। उसके बाद देखिए, सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है, जो कि खाली स्थान दिया गया टॉप अप स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। तो ये 25 लाख रुपये का। ठीक है, 25 लाख रुपये का। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैड बढ़ाने के लिए गठजोड़ की घोषणा की है? तो यह किसके साथ किया है? मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका आयोजन जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की प्रयोगशाला एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किया गया था। ठीक है, ये डीआरडीओ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटो जीपी उत्साही खाली स्थान दिया गया को उनके प्रमुख मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो राइट आंसर जॉन अब्राहम हो जाएगा। ठीक है, जॉन अब्राहम हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया खाली स्थान दिया गया बंदरगाह छोड़ देता है। तो यह विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ था। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। तो यह आपका विक्रांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान जो है कितना प्रतिशत पर संशोधित किया है? तो यह आपका मुद्रास्फीति अनुमान जो है ये 5.1% से बढ़ा करके 5.7% तक कर दिया है, जबकि इसने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार को कितना बढ़ा दिया? 9.5% तक बरकरार रखा है। यह आपका राइट आंसर 5.7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है इनमें से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस यानी कि प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो यह किया गया इंदौर को। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 2021 स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे ने देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है?
तो यह IGI जो एयरपोर्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो यह जो है यह 13 अगस्त के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि डूरंड कप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, क्योंकि ये हो चुका है। FC गोवा जो रहा है डूरंड कप का विनर रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोलकाता और उसके आसपास आयोजित किया गया था। और डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। उसके बाद चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो यह 13 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जो है जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया फुटबॉल से संबंधित है। पुरुषों की श्रेणी में जुलाई के लिए ICC, अब देखिए ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, अभी रिसेंटली जो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज हैं उनको दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 और 137 और 38 को हम लोग स्किप कर देते हैं। पहली बार जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया था, तो भारत के ऋषभ पंत को। पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में किसको दिया गया था, शबनम इस्माइल को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। मुख्य रूप से खाद्य कीमतों की नरमी के कारण जुलाई में खुदरा, अब ये जब आप पढ़ के जाएंगे, जब एग्जाम होगा तब आप इस तरह के प्रश्न को उस समय पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। चलिए जुलाई में 6 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका 5.59% हो जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित 2021 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो शीर्ष स्थान जो है ये दोहा कतर में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसी ने, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास जो था इसमें भाग लिया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सिंगापुर में हुआ था, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग प्रशिक्षण, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों का आयोजन किया। अब यहाँ पर देखिए इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, IBSA इब्सा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, भारत ने किया है, ठीक है। और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है भारत ने किया है, और भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी जो हैं, किशन रेड्डी, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा। खेलों में भारतीय टीम के कितने सदस्य भाग ले रहे हैं, तो 54 पैरालंपिक खिलाड़ी भाग लिए थे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि गजनवी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता का संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 6ठी कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया, यह वर्तमान मंत्री कौन है, तो यह जो वर्तमान मंत्री हैं यह कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए तोमर हो जाएगा, यहाँ तोमरी नहीं तोमर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोक्यो में पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है इंडियन बैंक, इसी ने किया है, तो ये इंडियन बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह जो बैंक है यह कौन सा बैंक है बताइए, तो यह जो है IDFC बैंक है, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, तो यहाँ पर देखिए IDFC फर्स्ट बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पुस्तक का विमोचन किया है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है
इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। यह पुस्तक संसद के प्रमुख रूप से पीएम मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकाल की उपलब्धि और मूल्यांकन की यह याद दिलाती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। तो यह HCL टेक्नोलॉजी है। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे पहले अगर हम बात करें तो 3 कंपनी कौन कौन सी हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS है, इन्फोसिस है और विप्रो है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग प्रशिक्षण CCAT अभ्यास किस देश के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित यह किया जाता है। ठीक है, और अभी जो ये हुआ था आयोजित, ये कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था 2021 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ का जो सॉल्यूशन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और जब सेशन जब समाप्त हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसको निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मैथ का जो आंसर है उसको बता देता हूँ। देखिए 41 से लेकर के 50 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है, फटाफट मैं इनका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का। एक बार आप लोग स्वयं से हल कर लेंगे, वैसे मैंने हल कर लिया है। ठीक है, 43 का देखिए, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 44 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें से। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।